नमस्कार दोस्तों, करेक्ट स्टडी पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका जो बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ हमारी चल रही थी, उसमें हम पार्ट 10 की बात करेंगे। आज हम 10वें पार्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हम पार्ट 10 की बात करेंगे। इसमें भी हम देखेंगे बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। देखिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका है वो है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका। ठीक, आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बनता है? तो कोशिका का जो जीवित अंश जीव द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यह किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो देखिए, ये बना होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब ये सभी चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कोशिकांगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो देखिए, कोशिका झिल्ली जो है आपका वो अर्धपारगम्य है। मैंने इससे पहले वाली सीरीज में आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मतलब ये कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक, तो ये है आपका कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। जैसा आप जानते हैं, कैल्शियम हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, ऐसे ये कोशिका भित्ति को मजबूत बनाता है ताकि वो कोशिका की सुरक्षा कर सके। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर मतलब कि केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम का निर्माण जो होता है वो गोल्जी बॉडी से होता है, मीन्स गोल्जी काय से। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, तो हम कह सकते हैं कि गोल्जी काय से लाइसोसोम का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक, बाकी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है, राइबोसोम भी पाया जाता है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान होते हैं? तो ईंट, जैसे एक एक ईंट से एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी होती है, वैसे ही एक एक कोशिका से एक बड़ा शरीर बना हुआ होता है। ठीक है। नवा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित करने का श्रेय सबसे पहले रीटर, मतलब कि इकोलॉजी वर्ड जो यूज किया था वो सबसे पहले रीटर ने यूज किया था, और इकोसिस्टम वर्ड टेंसले ने यूज किया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जीव और उसके वातावरण के बीच पारस्परिक जो संबंध होते हैं उनके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 11वें क्वेश्चन पे, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है। देखिए, स्वपारिस्थितिकी क्या है? स्व मतलब खुद का, मतलब व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत शब्द जहाँ आया वो ऑप्शन आपका सही है, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन, मतलब खुद का पारिस्थितिकी के हिसाब से अध्ययन, या पारिस्थितिकी में जब आप शामिल होते हैं तो आपके साथ साथ वो पारिस्थितिकी का भी अध्ययन। 12वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम, जो मैंने भी आपको बताया वो टेंसले ने यूज किया था सबसे पहले। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इकोलॉजी रीटर ने और इकोसिस्टम टेंसले ने यूज किया था सबसे पहले। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक मुख्यतः जैविक घटक और अजैविक घटक हैं। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का अजीवीय घटक है? तो देखिए, इसमें जीवन नहीं होगा, वो अजीवीय घटक होगा। कौन? जल। बाकी सब तो जीवित प्राणी है ना। तो 14वें में आपका ऑप्शन सी सही है। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला बनती है
तो देखो खाद्य श्रृंखला जो बनती है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे। किसी भी खाद्य श्रृंखला की बात करें, सब में उत्पादकों में हरे पौधे आएंगे, उपभोक्ता में छोटे जीव आएंगे, और छोटे क्या, उपभोक्ता में प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में अलग अलग छोटे बड़े जीव आएंगे, और उसके बाद फिर अपघटकों का होना भी जरूरी होता है। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। 16वां क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। ठीक, उत्पादक हरे पौधे होते हैं, फिर हरे पौधों को जो खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, और प्राथमिक उपभोक्ता जब हरे पौधों को खा रहा है तो वो शाकाहारी हुआ। ठीक, चलिए 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। परितंत्र में उत्पादकों का कार्य, देखिए सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं उत्पादक। जैसे मैंने बताया कि हरे पौधे हैं, तो हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, जो कि भोज्य पदार्थ होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। तो ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है। भाई सूर्य के प्रकाश का ही सबसे पहले पौधे यूज कर रहे हैं, और इस तरह से ये प्रमुख या प्राथमिक स्रोत हुआ परितंत्र में सूर्य का प्रकाश। 19वें क्वेश्चन की बात करें, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो किसी भी परितंत्र की अगर बात करें, उसमें जो सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं वो प्राथमिक उत्पादक पाए जाते हैं। प्राथमिक उत्पादक, अगर उत्पादक बड़ी संख्या में नहीं रहेंगे तो फिर उपभोक्ताओं का जीवन संभव नहीं है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में उत्पादक ही पाए जाते हैं। आगे चलते हैं 20वें नंबर पे। 20वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। वायु और साथ साथ जल, तो ये कहलाएगा अपर्दन। वायु और जल के साथ जो कटाव होगा मृदा का वो अपर्दन कहलाएगा। ठीक, 20 क्वेश्चन हो गए आपके। और 21वें क्वेश्चन की बात करें, 21वां क्वेश्चन कह रहा है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वनस्पतियों के द्वारा, मतलब कि वनों को उगाकर। ठीक, 22 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ को रोका जा सकता है। तो नदियों पर बांध बना दो, क्योंकि नदियों से ही बाढ़ आता है, तो नदी पे बांध बन जाएगा तो बाढ़ को रोका जा सकता है। 23वें क्वेश्चन की बात करें, 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन मतलब पश्चिम बंगाल के डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आगे है 24वां क्वेश्चन, समुद्र किनारे की वनस्पति कहलाती है। तो देखो समुद्र का जल जो होता है वो लवणीय होता है, मैरीन वाटर होता है, इसलिए वहाँ जो भी वनस्पति पाई जाएगी वो लवणोद्भिद कहलाती है, क्योंकि उसमें भी साल्ट का अंश आ जाता है। 25वां क्वेश्चन है मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक। तो मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक मतलब मुख्य रूप से जो पौधा होता है वो राइजोफोरा होता है। आगे चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे। न्यूनीकृत पत्तियों और धसे हुए रंध्र किसके लक्षण हैं? तो न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र, देखिए धसे हुए रंध्र इससे पहले ही बताया जा चुका है, ये शुष्कोद्भिद या मरुद्भिद पौधों के लक्षण हैं। आगे, यदि संसार में सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? भाई अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन कौन देगा, और जब ऑक्सीजन नहीं देगा तो ऑक्सीजन के बिना तो एक पल भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं वहां पर मतलब कि अधिपादप जो होते हैं एपीफाइटिक प्लांट वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है, वहां पे अधिपादप पाए जाते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मेमेरकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। किसके किसके बीच होता है? पुष्पी पादप और किसके बीच ये होता है? तो पुष्पी पादप और चींटियों के बीच।
कहने का मतलब है पुष्पी पादप और चींटियों के बीच जो सहयोजन होता है एक लाभदायक, जिसे हम सहजीवी भी कह सकते हैं, सहजीवन होता है, इसको हम मेमेरिकोफिली बोलते हैं। चींटी और पुष्पी पादपों के बीच होता है। आगे चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र जो है वो सागरीय है, मतलब कि सागर का। आगे 31 नंबर के क्वेश्चन पे मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन वनस्पतियों को उगाकर वन रोपण द्वारा, अभी बताया गया। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता हैं? द्वितीयक उपभोक्ता हैं। कैसे द्वितीयक हैं? क्योंकि बकरी ने क्या खाया था? साग खाया था ना, पौधों को खाया, शाकाहारी हुआ, मतलब वो प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। सबसे पहले वो पौधों का उपभोग कर रहा है, इसलिए वो प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। फिर बकरी को जो खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। तो इसलिए हम क्या हुए? द्वितीयक उपभोक्ता हुए। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो भाई सौर ऊर्जा, ये तो बड़ा ही मामूली सा क्वेश्चन है, आप जानते होंगे सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, और किससे प्राप्त होगी? 34 नंबर का क्वेश्चन हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट, देखो हाइड्रो कहीं पर भी जुड़ जाए ना तो समझ लो उसका संबंध जल से है भैया। तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, मतलब कि हाइड्रोफाइट क्या है? तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहते हैं। जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट का नाम दिया जाता है, और मरुस्थलीय पौधों को जीरोफाइट का नाम दिया जाता है। आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरुद्भिद है? कौन सा पौधा मरुद्भिद है? मरुद्भिद मतलब मरुस्थल में पाया जाने वाला, तो करील है। बाकी सारे पौधे के आपके आसपास ही मिल जाएंगे आपको, लेकिन करील नहीं मिलेगा। करील मरुस्थलीय पौधा है। 36 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। अजैव मतलब जिसमें जीवन ना हो। बाकी वनस्पति में भी जीवन है, जानवर में भी जीवन है, सभी हो ही नहीं सकता है, और वायु में जीवन नहीं है। तो आगे है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है ना कि मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, मतलब कि बिना मिट्टी के पौधों को उगा देना। जैसे एक वो चला है ना, एक सिस्टम चला है, उसमें हवा में पौधों को उगा देते हैं। साइंटिस्टों ने अभी मतलब रिसर्च किया, वो कंपटीशन में भी आ रहा है। तो हवा में भी पौधे उगाए जाते हैं। आगे चल रहे हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण, तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो करता है वो हरा पौधा करता है। मतलब हरे पौधे जो हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब इससे पहले आपने जाना। 39 नंबर का क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, मतलब कि कितने प्रतिशत? ठीक, तो लगभग इनका जो प्रतिशतता अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 33.3%। और वर्तमान में शायद 21 या 22% वन क्षेत्र बचा हुआ है, लेकिन अगर परिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना है तो कम से कम 33.3% वन क्षेत्र होना चाहिए। आगे चलते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पे। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। ये एक जंगल का नाम है, और दक्षिणी मतलब कि हो सकता है दक्षिणी लेकिन दक्षिणी भारत में नहीं होगा। वहाँ पे मैंग्रोव खेती मतलब कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ ही उगती हैं। आगे चलते हैं। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो किस लिए निर्भर करते हैं? यांत्रिक मदद के लिए। यांत्रिक मदद मतलब थोड़ा सा सहारे के लिए। अधिपादप इनको कहते हैं हिंदी में, एपीफाइट्स को। आगे 42 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कौन सा कृषि कार्य? कार्बनिक कृषि। अगर हम कार्बनिक खेती करें, जिसे हम जैविक खेती भी कहते हैं, तो पर्यावरणीय दृष्टि से काफ़ी उपयुक्त है। उसमें पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं।
तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाएंगे, अभी आपको बताया गया था। 44 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 44 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? ग्रीनेल्स ने। ग्रीनेल्स ने पारिस्थितिक निके मतलब इकोलॉजिकल निके एक वर्ड आया है, उसकी संकल्पना को सबसे पहले ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? तो महासागर। महासागर सबसे स्थिर परितंत्र है, मतलब इसमें कोई भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। आगे 46 नंबर का क्वेश्चन पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब कहाँ हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आगे चलते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन पे। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और ये भी क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है। चलिए, रियो डी जेनेरियो ये भी है। आगे 48 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस हुआ है यहाँ पे, उद्यान लिख उठा है, बट उसे आप समझिए राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपके लखनऊ में। लखनऊ में है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूपी लेवल के एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ में स्थित है। 49वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में स्थित है। देहरादून में भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। मीन्स 49वें में ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। 50वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र, तो सबसे विशालतम जैसे बताया गया कि सागरीय परितंत्र अस्थाई और विशाल भी है, तो जलमंडल हम कह सकते हैं। जलमंडल जो है वो सबसे विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। तो इस तरह से आपका ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और मेरे ख्याल से आपके 500 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी इसके बाद भी हम 1-2 सीरीज़ और चलाएंगे और फिर उसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे। ओके, थैंक यू।